हेलो स्टूडेंट, आज हम इसमें पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस के बारे में। तो हेडिंग लगाते हैं। हम पहले आपको बताते हैं कि एसी सर्किट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो लीनियर रजिस्टर, दैट मींस रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं इनकी रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस, यहां एसी सर्किट में रेजिस्टेंस 4 टाइप का होता है। एसी सर्किट में रेजिस्टेंस 4 टाइप का होता है। रेजिस्टेंस 4 टाइप का। एक आप पहले से जानते हो, लीनियर रेजिस्टेंस। लीनियर रेजिस्टेंस इसका डायग्राम हम ऐसे बनाते थे कि ये रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस आर ओ। एक ठीक है। दूसरा क्या होता है सर? तो दूसरा रेजिस्टेंस होता है इंडक्टर का, उसे बोलते हैं हम सेकंड। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सएल। जानते हो ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट क्या है? जैसे ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस लीनियर रेजिस्टेंस, ऐसे ही ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस नाम रखा गया इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सएल। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसकी यूनिट क्या है? ओम। तो एक रेजिस्टेंस है ये इंडक्टर का, ये इंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल ओम। ये एल सेल्फ इंडक्टेंस होता है, एल हेनरी। ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक रेजिस्टेंस। अभी समझाएंगे। पहली बात समझिए कि अल्टरनेटिंग एसी सर्किट में 3 एलिमेंट्स होते हैं, उनके रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एक एलिमेंट हो गया रजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस लीनियर रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट ओम। इंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सएल। तीसरा है आपका थर्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सी, और इसकी भी यूनिट ओम। ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की। तो ये किसका है सर? ये कैपेसिटर का। ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस तो सी माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो एक्सी ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है वो एक्सी ओम। ये इसका रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक। और एक और होता है फोर्थ इंपीडेंस। इंपीडेंस डिनोटेड बाय जेड। इंपीडेंस डिनोटेड बाय जेड। इसकी भी यूनिट क्या होती है? ओम। सर ये किसका होता है? तो ये अभी आगे समझाएंगे। पहले ये 3 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लीनियर रेजिस्टेंस के बारे में, जो हम पहले से जानते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पहले इनको समझते हैं, फिर इसका मतलब बताते हैं। ठीक है। इंपीडेंस डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, ये भी रेजिस्टेंस होता है। तो देखो लीनियर रेजिस्टेंस, इसके बारे में आप जानते हो। जब किसी वायर में, ये वायर का रेजिस्टेंस होता है, एक वायर ले लें ऐसे, जिसकी लेंथ है, एरिया ए है और रेजिस्टिविटी रो, तो इस वायर की रेजिस्टेंस कितना होगा? आर बराबर रो एल ओवर ए। ये तो इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। या आप इसको याद करो, ओम्स लॉ हमने प्रूव किया था, आर इज इक्वल टू एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टाउ ए। एक्चुअल फॉर्मूला ये था। और इसमें हम इसकी जगह पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी? एम एन ई स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू, ये रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस।
अगर इसकी जगह पर हम आर रो लिख दें तो ये फॉर्मूला बन जाता था। तो अगर हम इसे एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दें तो ये कनेक्ट कर दिया, तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही आई। तो ये बताओ ये कौन सी करंट है। सबसे पहले जानते हो मैंने आपको बताया था अगर इसका नाम गिवन नहीं है और एसी सोर्स हो तो इसमें फ्लो करने वाली करंट कौन सी होती है, IRMS। ये जो आई है यहाँ पे वो कभी भी मैं अगर आई लिखता हूं दैट मीन्स वो IRMS। एसी सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी वो IRMS होगी, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VRMS, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R। तो ये तो फॉर्मूला क्या होगा, करंट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, करंट इज इक्वल टू, या फिर आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा V बराबर IR, तो I बराबर V ओवर R। तो यहाँ करंट कितनी IRMS, कौन सी करंट फ्लो करती है इसके अंदर IRMS। तो यहाँ I की जगह पे तो लिख सकते हैं हम IRMS, V की जगह पे VRMS, और इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है R ओम, तो R। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर R। ये फॉर्मूला समझ में आया। तो करंट इज इक्वल टू VRMS वोल्टेज और ये R है रेजिस्टेंस। ये वाली बात समझ में आई। तो ये आपको ये सब समझ में आता है, ये पहले से पढ़ा है कि अगर किसी वायर में हम अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएं तो वायर उस अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने के पाथ में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम लीनियर रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लीनियर रेजिस्टेंस। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी एक रेजिस्टेंस है ना। और कब है, जब इसमें कौन सा सोर्स लगा दें, एसी सोर्स। ये कौन सा सोर्स लगा दिया, एसी सोर्स, ठीक है। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी IRMS, इसके वोल्टेज है VRMS, ऐसे ये करंट फ्लो कर रही है IRMS ऐसे। तो इसमें IRMS आप क्या लिखोगे, IRMS बराबर VRMS ओवर XL, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R नहीं है, इसका रेजिस्टेंस कितना है XL। इसका रेजिस्टेंस R तो यहाँ R आ गया, इसका रेजिस्टेंस XL तो यहाँ XL आ जाएगा। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर XL। इसकी डेफिनेशन पूछता है कि डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो हम कहेंगे जब इंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं तो इंडक्टर इस अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने के पाथ में जो रुकावट पैदा करता है, अपोजिशन ऑफर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब किसी इंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएं, कौन सी करंट फ्लो करानी है, अल्टरनेटिंग करंट, और ये इंडक्टर इस अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने के पाथ में जो अपोजिशन ऑफर करेगा, दैट मींस रुकावट पैदा करेगा, उस अपोजिशन ऑफर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो कोई सा भी रेजिस्टेंस हो वो क्या करता है, वो करंट के फ्लो होने के पाथ में रुकावट पैदा करता है। लेकिन ये करंट अल्टरनेटिंग करंट किस में फ्लो कर रही है, इंडक्टर में। और जब अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में फ्लो करे तो उसके पाथ में जो रुकावट प्रोड्यूस होगी उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, डिनोट करेंगे XL से। जैसे इसका फॉर्मूला था ऐसे XL का फॉर्मूला क्या होगा, तो XL का फॉर्मूला होता है L ओमेगा। ये देखो इसमें ओमेगा क्या है, जो सोर्स है ये एसी सोर्स, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एसी सोर्स की एंगुलर वेलोसिटी, इंडक्टर की एंगुलर वेलोसिटी नहीं। ये एसी सोर्स कौन होता है, एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर जो होता है उसमें आर्मेचर कॉइल कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, इसकी जो वैल्यू होती है L ओमेगा, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। एक रेजिस्टेंस है ये। L क्या है, अभी मैंने बताया था, L क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे हम पढ़ के आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी यूनिट क्या होती है सेल्फ इंडक्टेंस की, हेनरी। और XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, O। ये रेजिस्टेंस होता है। ओमेगा की वैल्यू और क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई f। f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। तो आप यहां लिख सकते हो XL इज इक्वल टू L इंटू 2 पाई f।
ये देखो ऐसे, इसका फॉर्मूला। और दैट मीन्स आप चाहो तो IRMS की जो वैल्यू है इसे चेंज कर सकते हो VRMS ओवर एक्सेल की वैल्यू L इंटू 2πf। ये देखो, तो एक बताओ, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये L तो कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये एक्सेल फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है? डायरेक्टली रिलेशन। अगर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दैट मींस रेजिस्टेंस है सर्किट का, इस एक्सेल, फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो एक्सेल चेंज होगा, और एक्सेल चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि अगर कहेगा, ये डायग्राम दे दे, फिर कहे कि अगर इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दे तो इसमें फ्लो करने वाली करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक क्वेश्चन आएगा ऐसे कि अगर इस सर्किट में, ये डायग्राम दे देगा, फिर कहेगा इस सर्किट की जो एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी जाए तो इसमें फ्लो करने वाली करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, दैट मींस रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट कम होगा। एफ इंक्रीज तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज, और एक्सएल इंक्रीज तो करंट डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर इसमें फ्लो करने वाली करंट डिक्रीज हो जाएगी, समझ में आया। जबकि अगर इसमें एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें, भाई फ्रीक्वेंसी तो एसी सोर्स की है, तो इसमें फ्लो करने वाली करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम कहेंगे इसमें एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर इसमें फ्लो करने वाली करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है यहाँ आर, ये फ्रीक्वेंसी से कैसा है, इंडिपेंडेंट है। आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर लीनियर रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जब रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो उसमें फ्लो करने वाली करंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये समझ में आया आपको? ये वाली बात समझ में आई आपको? तो देखो, अगर आप चाहो तो यहां अगर आप एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाएं, ये एक्सेल क्या है समझ में आया? एक्सेल है करंट के पाथ में अपोजिशन, तो अपोजिशन ऑफर्ड बाई रजिस्टर, क्या है अपोजिशन ऑफर्ड, तो यहां कभी कभी हम क्या लिख देते हैं अपोजिशन ऑफर्ड करके, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये फ्रीक्वेंसी है, कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली। तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये वाली बात समझ में आई आपको? ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, इसमें एक बार बताओ, इसमें एक छोटा सा पॉइंटर बताओ, इसी में इसको मिटा दो, लीनियर रेजिस्टेंस वाले पॉइंट ग्राफ को, तो मैंने ये मिटा दिया भाई। ठीक है, इसी इंडक्टर के लिए बोल रहा हूं पहले, अभी आगे देखो। अभी इस इंडक्टर में कौन सा सोर्स लगा है, एसी सोर्स। अगर हम डीसी सोर्स लगा दें, तो इंडक्टर में अगर हम डीसी सोर्स लगा दें तो देखो ये आपका इंडक्टर, और इसमें मैंने लगा दिया एक डीसी सोर्स। भाई बैटरी डीसी सोर्स होती है, तो ये डीसी सोर्स लगा दिया। और याद करो, मैंने बताया था अगर डीसी सोर्स लगा दें तो डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसमें कोई कॉइल थोड़ी होती है, तो सेल है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं, सेल। तो ये सेल ही तो करंट जनरेट, इसमें करंट फ्लो करा रहा है, आ रहा है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई पहले आपको? तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कॉइल नहीं है जो 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन करे, चक घूमे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्सेल की वैल्यू होती है एल ओमेगा, और एल इंटू 2πf, और एफ की वैल्यू 0। एफ 0 तो एक्सेल कितना, अगर एफ की वैल्यू 0 रख देंगे, एल इंटू 2πf इंटू 0, तो एक्सेल की वैल्यू कितनी, 0। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टर के लिए, डीसी सोर्स के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, 0। को समझ में आया? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्लियर है? तो अब बच्चों को ये समझ में आता है कि सर ये एक्सेल बराबर एल ओमेगा कैसे लिख दिया आपने, क्या इसका कोई प्रूफ है? तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं कि एक्सेल इज इक्वल टू एल ओमेगा। और हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये इसका रेजिस्टेंस है,
इसको हम रेजिस्टेंस ही क्यों कह रहे हैं? इंडक्टर के इस इंडक्टिव रिएक्टेंस XL को हमने रेजिस्टेंस नाम क्यों दिया? मालूम कैसे पड़ा? तो देखो अभी हम डेरिवेशन करेंगे आगे, तब इस बात को प्रूव कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया? इसे प्रूव कर देंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। अब पढ़ते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको अभी, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो देखो अगला टॉपिक है हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगले आगे लगाते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। थर्ड है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है, XC से डिनोट करते हैं, इसकी भी यूनिट ओम होती है। कैपेसिटर बना ले एक, इसका रेजिस्टेंस XC ओम। अगर इस कैपेसिटर से एक हम AC सोर्स लगा दें और AC सोर्स लगा के इसमें करंट फ्लो करा दें, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो हम कहेंगे जब कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं तो कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने के पाथ में अपोजिशन अपवर्ड करता है, दैट मीन्स रुकावट प्रोड्यूस करता है। तो उस अपोजिशन अपवर्ड को ही क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएं तो अल्टरनेटिंग करंट के पाथ में जो अपोजिशन अपवर्ड होती है, रुकावट पैदा होती है, उसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो XC = होता है 1/ωc। तो देखो हमें ये कैसे मालूम पड़ा कि इस कैपेसिटर का ये जो क्वांटिटी है XC 1/ωc ये एक रेजिस्टेंस है? ये हमें मालूम कैसे पड़ा? तो अभी इसको हम प्रूव करेंगे और ये भी मालूम कराएंगे, पता पड़ जाएगा आपको इसको रेजिस्टेंस क्यों कहा हमने और इसकी वैल्यू इतनी ही क्यों आई, इसे भी प्रूव कर सकते हैं। अभी प्रूव करेंगे आगे, इसी लेक्चर में प्रूव करेंगे। यहां तक समझ में आया आपको? अच्छा, इसकी यूनिट होती है O। इसकी यूनिट क्या है? O। और ये AC सोर्स है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ AC सोर्स। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2πf। एफ फ्रीक्वेंसी है, या एफ क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। ठीक है, तो यहां आप XC की वैल्यू लिख सकते हो 1/2πfc। तो इस फ्रीक्वेंसी का इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है ना। देखो, तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता है, दैट मीन्स करंट के फ्लो होने के पाथ में जो अपोजिशन अपवर्ड हो रहा है वो घट रहा है, तो करंट क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि IRMS = VRMS ओवर करंट = पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? XC ओम। तो ये सर्किट का, इस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है XC। करंट = पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस लिखा है, ये फॉर्मूला। अब बताओ, अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, ये डायग्राम दे देगा, कहेगा इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें तो इस सर्किट में फ्लो करने वाले करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज। और अगर ये डिक्रीज होगा तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ा? तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो मैंने 3 सर्किट बनाए, एक रेजिस्टर का, एक इंडक्टर का और एक कैपेसिटर का। तीनों में फ्रीक्वेंसी का करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाइए। तो ये तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन। और जब इनवर्स रिलेशन होता है तो कैसा ग्राफ बनता है? जब इनवर्स रिलेशन होगा तो ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट मींस ऐसे।
इस वाले पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी इतनी और एक्सी इतना, दैट मीन्स इतना। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, देखो इतनी, इस वाले पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी इतनी, तो एक्सी घट गया, दैट मीन्स इतना। पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एक्सी घट रहा है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये तो हमारा किसके बारे में हो गया, एसी सोर्स के लिए। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले को प्रूव कर देंगे और ये भी समझाएंगे इस क्वांटिटी को, इस 1/ओमेगा c को हमने रेजिस्टेंस क्यों कहा। इसकी यूनिट ओम बोल रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस हुआ, तो इसको क्यों कहा रेजिस्टेंस, ये समझाएंगे। अच्छा, अगर हम इस कैपेसिटर को डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, डीसी सोर्स, एक कैपेसिटर ले लिया, एक्सी ओम, एक्सी इसका रेजिस्टेंस है, और इसे एक सेल से कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स डीसी सोर्स, बैटरी। और डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई, 0। डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0, तो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई एफ सी फॉर्मूला होता है। एफ अगर डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 0, तो फ्रीक्वेंसी का 0 रख दें तो डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1/0 इनफिनिट। दैट मीन्स इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है डीसी सोर्स के लिए कितना हो गया, इनफिनिट। इसका मतलब समझते हो कि ये कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को फ्लो नहीं करने देगा। दैट मीन्स कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को तो फ्लो होने देता है, अल्टरनेटिंग करंट होगी तो ये फ्लो कर जाएगी, लेकिन डायरेक्ट करंट को फ्लो नहीं करने देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है, इनफिनिट। देखो करंट का फॉर्मूला लिखें, I बराबर V/XE, और XE कितना, इनफिनिट, तो करंट कितना, V/इन्फिनिटी, तो करंट कितना आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है तो करंट को फ्लो नहीं करने देता, डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं करती कैपेसिटर में। सर ये समझ में नहीं आ रहा, किसका रेजिस्टेंस इनफिनिट हो गया और ये डायरेक्ट करंट को फ्लो करने नहीं दे रहा। देखो अगर इसको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो हमें ये समझ पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अभी इससे 5th यूनिट आएगी, उसमें पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट, जो मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं इस डीसी करंट में, इसमें फ्लो क्यों नहीं कर रही, थोड़ा सा आइडिया। ठीक है, तो समझते हैं। तो एक बात बताओ, जानते हो कि ये जो डीसी करंट होती है, डीसी सोर्स लगाते हैं इस कैपेसिटर में, तो जैसे ही की ओपन क्लोज करते हैं, जैसे ही की क्लोज करते हैं, तो इस कैपेसिटर में थोड़ी देर के लिए, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए डायरेक्ट करंट फ्लो करती है। जैसे ही ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, जैसे ही ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, दैट मीन्स कैपेसिटर का प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं कैपेसिटर फुली चार्ज होना। तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो कैपेसिटर में जब हम कैपेसिटर को डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए उसमें डीसी करंट फ्लो करती है, और उसके बाद करंट कितनी हो जाती है, परमानेंटली 0 हो जाती है, करंट फ्लो नहीं करती। सर क्यों, तो ये कैपेसिटर का फुली चार्ज होने का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो ये एक कैपेसिटर है, इसकी ये प्लेट अनचार्ज है, अभी कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही हम इसको किससे जोड़ेंगे, एक सेल से कनेक्ट करेंगे, ऐसे, है ना। अभी की कनेक्टेड नहीं है, ओपन है। जैसे ही कनेक्ट किया तो देखो ये क्या चीज है, कंडक्टिंग वायर, और कंडक्टिंग वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, और पॉजिटिव आयन फिक्स होते हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टिंग वायर के अंदर, देखो ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, मान लो ये 20 वोल्ट की एक बैटरी है या सेल है, तो इसके अंदर जो कंडक्टिंग वायर के जो अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव टर्मिनल
क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई ये नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, तो रिपेल करेगा। और इस रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे मूव करने लगे, कंडक्टिंग वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगे ऐसे, है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेंगे, इस कंडक्टिंग प्लेट में। और आपको मालूम हो जब कोई कंडक्टर होता है अनचार्ज्ड, जब उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसमें देखो ये कंडक्टिंग वायर के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगे, तो इस प्लेट में एंटर करे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड देखो इस प्लेट पर, इस सेल के इस टर्मिनल पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये इस कंडक्टिंग वायर के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्लेट के इलेक्ट्रॉनों में, इस प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको भी खींचेगा। तो इसमें जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव प्लेट उन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, ऐसे। समझ में आया? तो देखो एक सर्किट कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे। तो देखो इस प्लेट में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो इस प्लेट पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तो बिटवीन तो प्लेट कैसा, एयर, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है कि नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन के चलने से इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो इसके अक्रॉस शुरुआत में मान लो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो क्या इस कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अभी भी, ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है, तो अभी भी इन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ऐसे ही रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे रहा तो ये नेगेटिव और बढ़ेगा, ये पॉजिटिव और बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते रहे तो ये बढ़े। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, ये मोर नेगेटिव, ये मोर पॉजिटिव, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और इंक्रीज हो गया। तो ये धीरे ऐसे ही जब तक इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। तो अब इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस बैटरी का भी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया। जैसे ही बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होना रुक जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने चलना बंद किया तो करंट फ्लो करना कितना हो गया, 0, करंट फ्लो बंद हो गई। जब तक इलेक्ट्रॉन चल रहा था तो इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा था, ऐसे। तो करंट फ्लो कर रही थी ऐसे। समझ में आया आपको, करंट ऐसे फ्लो कर रही थी ऐसे। और जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ, दैट मींस इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हुआ, इलेक्ट्रॉन का चलना बंद, दैट मींस करंट बंद। अरे चार्ज का फ्लो ना बंद हो गया तो करंट बंद हो गया, समझ में आया। लेकिन एक बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक क्वेश्चन पूछूं कि सर ये जो यहाँ एयर है, ये एयर है, तो यहाँ तो चार्ज का फ्लो हो ही नहीं रहा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ पे तो एयर है। जैसे अगर ये सर्किट हम ओपन कर देते हैं, सर यहाँ ओपन था तो करंट फ्लो नहीं कर रही थी, जैसे तुमने क्लोज किया तो करंट, यहाँ सर्किट कंप्लीट हो गया, तो ऐसे तो यहाँ से भी तो टूटा हुआ है। तो जानते हो जब ये कैपेसिटर चार्जिंग वाली केस में था, दैट मींस चार्जिंग वाले केस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है अभी इधर, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, बदल रहा है। चार्जिंग वाले केस में 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, 5 से 10 होगा, तो बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, तो इसके बिटवीन, कैपेसिटर की प्लेट के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस डी। ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है ना बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, तो एक करंट डेवलप होती है, उस करंट का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे कौन सी करंट हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और यहाँ ये जो करंट फ्लो कर रही है, ये कौन सी करंट है, कंडक्शन करंट, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। तो देखो ये कंडक्शन करंट फ्लो कर रही है यहाँ तक, फिर इसमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने की वजह से यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप हो रही है, और फिर यहाँ एक कंडक्शन करंट।
और जानते हो ये डिस्प्लेसमेंट करंट कब तक रहती है? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। इस कैपेसिटर के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल तो डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ID 0 आया। तो जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कब होता है? जब इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है? 20 वोल्ट। दैट मींस फुली चार्ज। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो गया? कांस्टेंट। और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0। क्लियर हुआ? आया? समझ में आया कि नहीं? तो ये देखो IC और ID बराबर होते हैं, I के बराबर। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज, कैपेसिटर चार्जिंग वाली कंडीशन चल रही होती है, तो IC यहाँ ID और यहाँ IC, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। देखो ऐसे। और जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन का बंद होना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0 हो गई, तो पूरा ही करंट 0 हो गया। समझ में आया? ये मूवमेंट होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, अगर ये समझ में नहीं आया आपको, तो ये तब समझ में आएगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट समझाऊंगा, तब ये क्लियर हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में बहुत कम समय लगता है, तो बहुत कम समय के लिए DC करंट फ्लो करती है। और जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ, कैपेसिटर में डायरेक्ट करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। तो उसको बोलते हैं, जैसे ही कैपेसिटर स्टेडी स्टेट अटेन करता है तो करंट फ्लो नहीं करती। ऐसे कह दो या सीधा सीधा बोल दो कि कैपेसिटर में डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं करती, बिकॉज इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होता है। अभी इतना ही बोलो, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। लेकिन कोई पूछ ले क्या कैपेसिटर में डायरेक्ट सोर्स जोड़ते हैं, DC सोर्स जोड़ते हैं तो करंट फ्लो करती है? तो आपको आंसर देना है कि थोड़ी देर के लिए करती है, जब तक कैपेसिटर चार्जिंग वाले केस में है। जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, दैट मींस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है, तो कैपेसिटर में करंट फ्लो करना बंद कर देती है, बंद हो जाता है। और इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं करती। स्टेडी स्टेट मतलब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं करती। आप ऐसे सेंटेंस बोल सकते हो। और इसे समझना है अच्छी तरीके से तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा उस प्लेस पर एक करंट जनरेट होती है, उसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, जाने दो। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, आगे इसमें टॉपिक है कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ लिया आपने। अगला टॉपिक है हमारा इंपीडेंस। अगला टॉपिक कौन सा है? इंपीडेंस। तो इंपीडेंस को समझते हैं कि ये इंपीडेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखो इंपीडेंस के लिए कहें तो देखो AC सर्किट में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट होते हैं। एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R हो, एक इंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस XL हो, और एक कैपेसिटर जिसका रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हो। ये 3 एलिमेंट होते हैं। तो जरा इंपीडेंस को समझते हैं कि ये इंपीडेंस क्या है। इंपीडेंस डिनोट करते हैं Z। ये भी एक रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट ओम होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझे? देखो हम AC सर्किट में एक ही एलिमेंट लगाएं R ओम, तो एक सर्किट डायग्राम ऐसे बना सकते हैं AC सोर्स लगा के एक। दूसरा हम केवल इंडक्टर लगाएं, एक ही एलिमेंट लगाया है, यहां पर भी इंडक्टर AC सोर्स है, इसका रेजिस्टेंस हो गया XLO। तीसरा अगर हम एक कैपेसिटर लगाएं XEO तो इसका रेजिस्टेंस हो गया XCO, एक ही लगाया कैपेसिटर, ये थर्ड हो गया। फोर्थ अगर हम 2 एलिमेंट लगा दें, एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस RO और एक इंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस XLO AC सोर्स में, तो एक सर्किट ऐसे बना सकते हैं। पांचवा एक हम रजिस्टर लगा लें और एक कैपेसिटर लगा लें R ओम
XCO, और एक हम क्या कर लें, एक इंडक्टर लगा लें और एक कैपेसिटर लगा लें, XLO XCO, दो एलिमेंट लगाए हैं अभी, है ना। ये AC सर्किट के एलिमेंट्स होते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। और एक और बना सकते हैं हम, क्या तीनों लगा दें, रजिस्टर भी लगा लें, कैपेसिटर भी लगा लें और इंडक्टर भी लगा लें, RO XCO और XLO। ये देखो सब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए हैं मैंने भी, ठीक। तो कितने तरह का सर्किट बन गया, 7 टाइप का सर्किट बना सकते हैं इन 3 एलिमेंट से हम, है ना। तो इम्पीडेंस क्या है, किसी भी AC सर्किट के एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स के टोटल रेजिस्टेंस को, किसी भी सर्किट के ऑल एलिमेंट्स के टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। या ये कह सकते हो कि टोटल अपोजिशन ऑफ अर्थ, इसमें टोटल वर्ड लगाना है, टोटल अपोजिशन ऑफ अर्थ किसके द्वारा, जब अल्टरनेटिंग करंट किसी AC सर्किट में फ्लो कराएं, अल्टरनेटिंग करंट किसी AC सर्किट में फ्लो कराएं, तो उसके ऑल एलिमेंट्स, उस AC सर्किट के ऑल एलिमेंट्स करंट के पाथ में जो अपोजिशन ऑफर करते हैं, टोटल अपोजिशन ऑफर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस समझ में आया किसे कहेंगे, ये टोटल रेजिस्टेंस होता है AC सर्किट का। तो इसमें कितने एलिमेंट है भाई, एक। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो एक ही तो है, R। तो इसका इंपीडेंस हो गया R। तो इंपीडेंस कितना हो गया सर्किट का, R। फिर दोबारा से बोल देता हूं, किसी AC सर्किट में अगर हम करंट, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएं, तो उस AC सर्किट के ऑल एलिमेंट्स जितना अपोजिशन ऑफर करेंगे, उस अपोजिशन ऑफर को हम उस सर्किट का इंपीडेंस कहते हैं। तो इंपीडेंस क्या है, उस AC सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस बोलते हैं। तो इस सर्किट में तो एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R। तो इसी को इंपीडेंस बोल देंगे। तो इस सर्किट का इंपीडेंस कितना, R। इस सर्किट में भी एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसका इंपीडेंस कितना, तो इस सर्किट का भी इंपीडेंस XL। टोटल इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताओ, एक ही तो सर्किट रेजिस्टेंस है XL, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, XL। तो इसको इंपीडेंस बोल देंगे। इस सर्किट का इंपीडेंस किसके बराबर, XL के बराबर। इस सर्किट का इंपीडेंस बताओ, तो इसका भी इंपीडेंस कितना, XEO। समझ में आया। तो इस सर्किट का इंपीडेंस बताओ। तो बच्चे सोचते हैं कि यार टोटल रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंपीडेंस, तो टोटल Z इज इक्वल टू R प्लस XL। गलत, इसका इंपीडेंस इतना नहीं होगा। हाँ, मैं ये बोल ही रहा हूं आपसे कि AC सर्किट में ऑल एलिमेंट्स अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो होने का पाथ में जो अपोजिशन ऑफर करते हैं, वह उस सर्किट का क्या कहलाता है, इंपीडेंस कहलाता है। तो इंपीडेंस क्या है, AC सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को इंपीडेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोलते हैं, इसकी यूनिट ओम है। सर फिर इसका रेजिस्टेंस आपने टोटल को बोल दिया, तो इसका रेजिस्टेंस R प्लस XL क्यों नहीं पड़ा। तो एक बात याद है आपको, यहाँ ये करंट, अल्टरनेटिंग करंट और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो जानते हो इस जगह पर अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटी की तरह से ट्रीट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह से ट्रीट करते हैं। आप इसे इसीलिए टोटल निकालने के लिए आप सिंपल अलजेब्रा का यूज नहीं कर सकते कि Z बराबर R प्लस XL। किसका यूज करना पड़ेगा, वेक्टर कंसेप्ट का। सर वेक्टर कंसेप्ट का कैसे यूज करें, तो जानते हो इसका जो रेजिस्टेंस आता है, Z आता है, वो ये आता है, Z रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। सर ये कैसे आ गया और किस तरीके से ये वेक्टर की तरह से काम करता है,
अगर इसको समझना है कि इसकी ये वैल्यू कैसे आई, हम इन सर्किट का इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, इस सर्किट का इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, इस सर्किट का इंपीडेंस निकालेंगे। ऐसा नहीं कि सबका ये ऐसे लिख दोगे, जैसे इसका, तो इसका इंपीडेंस जानते हो कितना होगा, XL माइनस XC, इसमें रूल कुछ नहीं है। तो इसके लिए कुछ रूल हैं। इंपीडेंस निकालने के लिए, इन सर्किट के इंपीडेंस निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। वो 3 रूल्स भी हैं, वो 3 ही रूल्स सबसे पावरफुल हैं इस चैप्टर के, है ना। फेजर डायग्राम, फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इन सर्किट में करंट और वोल्टेज के बिटवीन क्या फेज रिलेशन होता है, अगर वो समझ में आ जाए तभी हम इन सर्किट के इंपीडेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। कुछ समझ में आया? तो इंपीडेंस पढ़ना है तो इसके लिए हमें इस सर्किट का इंपीडेंस इतना कैसे आया, इसका इतना ही क्यों लिखा, अगर ये सब समझना है तो उसके लिए हमें 3 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। AC सर्किट कंटेनिंग ओनली लीनियर रेजिस्टेंस, एक रूल। AC सर्किट कंटेन ओनली इंडक्टर, ये दूसरा रूल। AC सर्किट कंटेन ओनली कैपेसिटर, ये तीसरा रूल। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें डेरिवेशन भी आता है, अभी हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इंपीडेंस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात और बता दूं, जैसे ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है ना, ये सर्किट की टोटल करंट है IRMS, ये सर्किट का टोटल वोल्टेज है, तो IRMS टोटल करंट बराबर टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है। और इस सर्किट के लिए Z कितना है, XC, इसीलिए हम लिख सकते हैं IRMS बराबर VRMS ओवर XC। ये सबके लिए वैलिड है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए। टोटल करंट है, टोटल वोल्टेज है और टोटल रेजिस्टेंस है। इस सर्किट का Z कितना है, XC के बराबर, इसलिए Z बराबर XC लिख दिया। जो अगर इंडक्टर देख रहे हैं हम, इसका Z कितना है, XL, ऐसे। तो इसमें आप IRMS लिखोगे तो VRMS ओवर Z, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन Z XL है, VRMS ओवर XL। कुछ समझ में आया, क्लियर है? तो अभी बाकी के सर्किट का Z कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो रूल पढ़ रहे हैं हम पहला, AC सर्किट कंटेनिंग ओनली लीनियर रेजिस्टेंस। लेकिन उससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम के बारे में जानकारी देता हूं, ठीक है। इसमें आगे टॉपिक पढ़ते हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा फेजर डायग्राम, ठीक है। देखो एक सेंटेंस में अभी सिंपल वैसे ही समझा रहा है ना, फिर मैं इन्हें प्रूव करूंगा। अभी तो बस केवल एक टॉपिक समझाने के बेसिस पे कर रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज। मान लो आपको ये लाइन देता है, आपको लाइन दी, द अल्टरनेटिंग करंट I लीड्स द वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ए भी मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, लीड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V बाय फेज 5 रेडियन। ऐसे मान लो ये लाइन देता है कि अल्टरनेटिंग करंट I लीड्स द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V बाय फेज 5 रेडियन। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो ये तो इसमें कौन लीड कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट लीड कर रही है। तो मेरे देखो पढ़ने का स्टाइल देखना है ना, अल्टरनेटिंग करंट लीड कर रही है, कौन कुछ नहीं कर रहा, तो वोल्टेज कुछ नहीं कर रहा। इस लाइन के हिसाब से लीड कौन कर रहा है, I, किससे लीड कर रहा है, वोल्टेज से, तो वोल्टेज कुछ नहीं कर रहा। करंट लीड कर रही है, कितना लीड कर रही है करंट वोल्टेज से, 5 रेडियन। ये लीड करना क्या है, लैग करना क्या है बताऊंगा फेज में आगे पीछे, है ना। तो यहां पे फेजर डायग्राम कैसे ना, जो कुछ ना करे, तो कौन कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज, उसको हम अलोंग एक्स एक्सिस रखते हैं V, ऐसे फेजर डायग्राम बना रहे हैं। ये फेजर डायग्राम बना रहा हूं।
जो कुछ ना करे उसे ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस रखते हैं। लीड करता है उसे ऊपर और लैग करता है उसे नीचे। लीड कौन कर रहा है? आई लीड कर रहा है। कितना रेडियन कर रहा है? 5 रेडियन। तो अल्टरनेटिंग करंट इससे लीड कर रही है 5 रेडियन। ऐसे ये इसका फेजर डायग्राम। अब इक्वेशन और सुन लो कैसे लिखते हैं। कौन कुछ नहीं कर रहा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो उसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड V0 sin ओमेगा टी, यही तो इक्वेशन थी। ये I क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो I की इक्वेशन लिखें एंड अल्टरनेटिंग करंट की I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस कितना लीड कर रहा है? 5। लीड करे तो प्लस के 5, लैग करे तो माइनस। तो देखिए इसकी इक्वेशन लिखेंगे ऐसे। ये बात समझ में आई? तो देखो इसमें 3 पॉइंट हो गए, एक लाइन, एक ये, दूसरा ये इक्वेशन और तीसरा ये फेजर डायग्राम। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज हमें देता है, जैसे ये देता है, तो मैं इस लाइन को लिख सकता हूं तुरंत। वोल्टेज कुछ नहीं कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, कितना फेज से? 5 रेडियन से। तो हम इस डायग्राम को देख बोल सकते हैं कि वोल्टेज तो कुछ नहीं कर रहा, करंट लीड कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? द अल्टरनेटिंग करंट आई लीड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना एंगल है देखो 5, तो बाई फेज 5 रेडियन। और जब ये लाइन लिख ली तो कौन कुछ नहीं कर रहा? वोल्टेज कुछ नहीं कर रहा, तो वोल्टेज इक्वेशन स्टैंडर्ड। और करंट लीड कर रहा है तो I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस 5। अगर ये इक्वेशन देखें, अगर हमें मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन की बेस पर मैं ये लाइन लिख सकता हूं, फेजर डायग्राम बना सकता हूं। केवल इक्वेशन दे रखी है तो देखो इक्वेशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी है? वोल्टेज की। तो वोल्टेज कुछ नहीं कर रहा, करंट में क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है? 5 ऐड हो रहा है, तो करंट लीड कर रहा है। तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से कितना रेडियन? 5 रेडियन। देखो ये वोल्टेज का फेज होता है। फेज ऑफ वोल्टेज कितना है? फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसी को तो फेज बोलते हैं। कितना है? ओमेगा टी। एंड फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट का फेज है, कितना है? ओमेगा टी प्लस 5। तो किसका फेज ज्यादा है? तो अल्टरनेटिंग करंट का फेज ज्यादा है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज के फेज से अल्टरनेटिंग करंट का फेज कितना ज्यादा है? 5। तो अल्टरनेटिंग करंट लीड कर रही है, आगे है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। किसमें आगे है? फेज में आगे है। कितना फेज में आगे है? 5 रेडियन फेज में आगे है। कुछ समझ में आया? तो ये तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? देन फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। तो इसका फेज ज्यादा है तो इसके फेज में से डिफरेंस कह रहे हैं तो घटा दे उसका फेज, तो एक कट गया। तो कितना फेज डिफरेंस है? 5। तो व्हाट द नेम ऑफ 5? तो यहां 5 का नेम क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। ये जो एंगल है 5, ये फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट में। कुछ समझ में आया? ठीक है। जानते हो इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लाइन एक ही हैं। क्या? एक बात, तो अगर करंट आगे है, लीड कर रही है वोल्टेज से 5 रेडियन, तो वोल्टेज क्या कर रहा है? वोल्टेज पीछे होगा करंट से। भाई करंट आगे है वोल्टेज से, तो वोल्टेज पीछे नहीं होगा, करंट से होगा। तो इस लाइन को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V lead the alternating current I by phase 5 radian, sorry lag behind, गलत लिख दिया। The alternating voltage V lags behind the alternating current I by phase 5 रेडियन। ये देखो, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, चेक करो आप। करंट आगे है वोल्टेज से, किसमें आगे है? फेज में। करंट आगे है वोल्टेज से कितना? 5 रेडियन फेज में आगे है। करंट वोल्टेज से फेज में आगे है 5 रेडियन।
तो जब करंट अगर आगे होगी वोल्टेज से फेज में 5 रेडियन, तो वोल्टेज करंट से पीछे होगा फेज में 5 रेडियन। दोनों का मीनिंग एक ही है। अब चेक करके देखो, दोनों का मीनिंग सेम आएगा, एक ही मतलब है। अब इसमें देखो कौन कुछ नहीं कर रहा, इस लाइन के हिसाब से देखो, सोचो इस लाइन के हिसाब से इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा, तो आई कुछ नहीं कर रहा। अरे वोल्टेज तो लैग कर रहा है, तो करंट कुछ नहीं कर रहा, तो करंट कुछ नहीं कर रहा, तो करंट कुछ नहीं कर रहा। तो भाई ऐसे जो कुछ नहीं करेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस, जिसमें करंट कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज लैग बिहाइंड हो रहा है, और लैग कर रहा है तो वोल्टेज लैग कर रहा है, तो वो नीचे कितना रेडियन लैग कर रहा है, 5 रेडियन। तो अब डायग्राम ऐसे बनाएंगे, और जो कुछ नहीं करे उसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड। तो इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा, आई कुछ नहीं कर रहा, तो आई की इक्वेशन स्टैंडर्ड I0 sin ओमेगा टी। वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग बिहाइंड हो रहा है, तो वोल्टेज की इक्वेशन V बराबर V0 sin ओमेगा टी माइनस F5। अब इक्वेशन ये लिखेंगे, समझ में आया। लेकिन ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है। इन दोनों, इस लाइन का और इस वाली लाइन का सेम मीनिंग निकलेगा। आप जरा ढंग से सोचोगे तो आपको इनका मीनिंग सेम ही है, एक ही मीनिंग है इनका। अगर आई आगे है V से फेज में 5 रेडियन, जब आई आगे है V से तो V पीछे होगा I से 5 रेडियन, एक ही तो बात है। लेकिन लिखने के तरीके पर ध्यान दो कि हम फेज डायग्राम कैसे बनाते हैं, लैंग्वेज का मतलब क्या है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अगर ये इक्वेशन दे रखे हो तो इस इक्वेशन से ये लाइन लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। किसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड है, तो आई की, तो आई कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज में माइनस आ रहा है, तो वोल्टेज लैग बिहाइंड कर रहा है करंट से, कितना रेडियन, 5 रेडियन। फेज डिफरेंस कितने का है, दोनों में 5 का। क्लियर है। अगर लाइन ये कहता है, देखो अगर उसने ये लाइन कही, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V and alternating current I are in same phase, ये लाइन कही, तो ना कोई लीड कर रहा ना कोई लैग कर रहा, दोनों ही सेम फेज में हैं। और सेम फेज में हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, ना I कुछ कर रहा ना V कुछ कर रहा, तो दोनों ही अलोंग एक्स एक्सिस आएंगे। यहाँ ना करंट कुछ कर रहा है, ना वोल्टेज कुछ कर रहा है, ना लीड कर रहा ना लैग कर रहा, तो सेम फेज में आई और V सेम। दैट मींस आई की इक्वेशन लिखें तो स्टैंडर्ड, वोल्टेज की इक्वेशन लिखें तो स्टैंडर्ड, तो करंट का फेज कितना, ओमेगा टी, और वोल्टेज का भी फेज कितना, ओमेगा टी। दोनों का फेज सेम नहीं है, करंट का फेज ओमेगा टी, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, तो दोनों का फेज कैसा है, सेम। और फेज सेम है तो फेज डिफरेंस कितना है यहाँ पे, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I कितना है, 0। तभी तो इनके बीच में एंगल 0 है। देखो I और V के बीच में अगर फेज डिफरेंस 0 करना है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, और ऐसे कर देंगे तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। इसमें भी देख लो, इसको ऐसे कर दोगे तो I और V सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तभी तो फेज डिफरेंस 0 होगा, तो फेज डिफरेंस 0 है। देखो थोड़ा सा जानकारी दी मैंने कि इसकी मतलब, इसका अगर आपको ये लाइन देता है, ये लाइन देता है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे और फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। चलो ठीक है, तो फेज डायग्राम के बारे में, लाइन के बारे में हमने कुछ सीखा, थोड़ी सी जानकारी ले ली, ऐसी हल्की मुल्की जानकारी ले ली। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नहीं आता जानते, इस चैप्टर में सबसे पावरफुल टॉपिक पढ़ रहे हो इस समय, ये वाला फेजर डायग्राम। इसके बिना एक न्यूमेरिकल, एक डेरिवेशन नहीं चलने वाला आगे, ये नहीं आता, कुछ नहीं आता। अब इसके 3 रूल्स हैं। पहला रूल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट, इफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इफ AC सर्किट containing only linear resistance, if AC circuit containing only linear resistance। तो देखो पहले मैं डायरेक्ट बताता हूं, डायरेक्ट बताऊंगा, फिर मैं उसको प्रूव करूंगा,
तो आपको समझ में आएगा कि मैं प्रूव क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं प्रूव करना शुरू कर दूंगा पहले से तो हमें ये बात नहीं मालूम पड़ेगी कि हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, है ना। तो इफ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, जब सर्किट एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, तो इसमें एक आई और वी सेम फेज में होते हैं। अगर एसी सर्किट में केवल लीनियर रेजिस्टेंस लग रहा हो, ये एसी सर्किट है तो इसका अक्रॉस वोल्टेज और इसमें फ्लो करने वाली करंट, ये वीआरएमएस है आरएमएस, तो ये सेम फेज में होते हैं। ऐसा ये फेजर डायग्राम बन गया। और इससे क्या आपको मालूम पड़ रहा है भाई, इसी को याद रखो डायग्राम को। तो आई और वी दोनों कैसे हैं, सेम फेज में, फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो इससे लाइन निकल के आई कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज V एंड अल्टरनेटिंग करंट I आर इन सेम फेज। ये दूसरा। तीसरा, अगर ये सेम फेज में है तो I की इक्वेशन कितनी होगी, I0 sin t, और V की वैल्यू कितनी होगी, V0 sin ओमेगा t। समझ में आया आपको। तो हमें यहां प्रूफ क्या करना है जानते हो, ये वाली लाइन। क्वेश्चन कैसे आता है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि अगर एसी सर्किट में केवल लीनियर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो प्रूव करके दिखाइए कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज V एंड अल्टरनेटिंग करंट आर इन सेम फेज। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसे प्रूव कैसे करेंगे वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन ये लाइन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि अगर सर्किट में ओनली आर हो तो ये वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। वोल्टेज और करंट, जानते हो ये वोल्टेज कौन सा होता है, वी आर, तो ये वी आर लिख सकते हो आप। तो वी आर और आई सेम फेज में होते हैं। यहाँ पे वी आर है, यहाँ पे वी है, ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो आप वी आर कह सकते हो या वी कह सकते हो, समझ में आया। ये सेम फेज में होते हैं। तो ये लाइन याद रहनी चाहिए, और इस लाइन को याद रखने का सीधा सा तरीका, ये डायग्राम याद कर लो आप। आई और वी एक अलोंग एक्सिस, जो कुछ नहीं करते वो अलोंग एक्स एक्सिस, लीड करेंगे तो ऊपर, लैग करेंगे तो नीचे बनाएंगे हम फेजर डायग्राम। तो यहाँ ये डायग्राम याद रखोगे तो ये लाइन हमेशा याद रहेगी और ये इक्वेशन भी याद रहेगी। अभी तो समझाए थे ये एक, इसे प्रूव करते हैं थोड़ी देर में। दूसरा, सेकंड केस, इफ एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर L, अगर एसी सर्किट में केवल इंडक्टर लग रहा है, ऐसे ऐसे, इसमें XL इसका रेजिस्टेंस, इसमें करंट फ्लो कर रही है I और इसके क्रॉस वोल्टेज भी, तो इसमें क्या याद करें, तो इसका फेजर डायग्राम आप ये याद कर लो कि करंट ऐसे और वोल्टेज VL ऐसे, इसके क्रॉस वोल्टेज VL, तो V बराबर VL। तो आप बताओ इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा, ये याद रखो डायग्राम आप। तो इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा, करंट कुछ नहीं कर रहा, और वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो इसमें लाइन क्या लिख सकते हैं भाई, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V लीड द अल्टरनेटिंग करंट बाई I बाई फेज, कितना एंगल है देखो, 90 डिग्री, 90 डिग्री को π/2 रेडियन, फेज को हमेशा रेडियन लिखते हैं, π/2 रेडियन ऐसे। तो इस लाइन को प्रूव करने के लिए कहता है कि अगर एसी सर्किट में ओनली इंडक्टर लग रहा तो प्रूव करके दिखाइए कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज V अल्टरनेटिंग करंट I से लीड करता है, कितना फेज में, π/2 रेडियन। देखो इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम, इस लाइन को पहले इसी लाइन के लिए इक्वेशन और लिख लें। तो कौन कुछ नहीं कर रहा, अल्टरनेटिंग करंट, तो उसकी इक्वेशन तो स्टैंडर्ड, वोल्टेज लीड कर रहा है तो V बराबर V0 साइन ओमेगा t प्लस π/2, इसकी इक्वेशन ये भाई, कितना लीड कर रहा है, π/2 रेडियन, तो ओमेगा t प्लस π/2। समझ में आया आपको। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना होता है, ये लाइन,
और ये लाइन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे जानते हो, ये इक्वेशन प्रूव कर देंगे, ये वाली और ये वाली। इसका उल्टा भी मीनिंग निकाल सकते हो आप, और इस लाइन को हम और क्या लिख सकते हैं, तो देखो अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो करंट क्या करेगी भाई, वोल्टेज अगर आगे है करंट से फेज में π/2 रेडियन, तो करंट पीछे रही होगी वोल्टेज से, करंट पीछे रहेगी वोल्टेज से फेज में π/2 रेडियन, तभी तो वोल्टेज आगे आएगा। तो हम इसको इस लाइन को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, मीनिंग एक ही है दोनों का, एक ही लाइन है दोनों, तो हम ये लिख सकते हैं द अल्टरनेटिंग करंट I लैग बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V बाई फेज π/2 रेडियन। जानते हो ये लाइन और ये लाइन में से कोई भी एक लाइन प्रूव करने के लिए आए, ये लाइन प्रूफ आती है, ये वाली लाइन प्रूव करने के लिए आती है, दोनों में से कोई भी एक लाइन प्रूव कर दो आप, ये प्रूव कर दो या ये प्रूव कर दो, दोनों बात एक ही हैं। V आगे है I से, फेज में कितना π/2 रेडियन, भाई V आगे है ना फेज से I से, तो I पीछे तो होगा वोल्टेज से, तो एक ही तो बात है बेटा। लेकिन फेजर डायग्राम अगर ये लाइन बनाई तो इसकी फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, कौन कुछ नहीं कर रहा वोल्टेज, तो वोल्टेज कुछ नहीं कर रहा तो V ऐसे आ जाएगा। करंट क्या कर रही है लैग, तो करंट लैग कर रही है ऐसे। अगर इस डायग्राम के बेसिस पर लिखें तो इतना phi बराबर π/2 रेडियन। देख लेते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। इक्वेशन लिखना चाहे तो इसमें कौन कुछ नहीं कर रहा वोल्टेज, तो वोल्टेज इक्वेशन V0 sin ओमेगा t। करंट लैग बिहाइंड कर रहा है तो I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस π/2, लैग करे तो माइनस। लेकिन ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन सेम है, इनमें से कोई भी एक लाइन प्रूव कर दो, दूसरी लाइन हम अपने आप लिख देते हैं और करके, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, तो ये प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करेंगे अभी, ठीक है, समय बचाता हूं, ठीक है। तीसरा केस, केस नंबर 3, तीसरा केस क्या है, तो जानते हो अगर आपको ये याद रखनी है ये वाली लाइन, तो आप ये वाला डायग्राम याद रख लो, पहला वाला। अगर ये डायग्राम याद रहेगा तो कौन, ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, ऊपर है तो लीड कर रहा है, तो V लीड द करंट I बाई फेज π/2 रेडियन। देखो ये लाइन याद हो गई, इसमें ये याद कर लो, कोई कुछ नहीं कर रहा, V और I सेम फेज में है। केस थर्ड है, इफ AC सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, अगर AC सर्किट में केवल कैपेसिटर लग रहा है, ये AC सर्किट है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसे, तो इसमें फ्लो करने वाली करंट, इसके क्रॉस वोल्टेज VC, V बराबर VC, तो इसमें ये रहेगा I ऐसे और VC ऐसे। तो आपने एक बात तो नोटिस कर ही ली होगी, इसमें भी I along x axis, I along x axis, I along x axis, V और I सेम फेज में, V लीड कर रहा है, V लैग कर रहा है। ये डायग्राम याद कर लो, प्रूव भी कर देंगे इसको यार, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं लाइन, अब तो लाइन लिख सकते हो ना, समझ में आ गया होगा। I कुछ नहीं कर रहा, वोल्टेज लैग कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज V, ये V और VC बराबर है इस जगह पर, तो V लैग बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड the alternating current I by phase π/2 रेडियन, है ना, पाई बराबर π/2 रेडियन, ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, और इक्वेशन लिखना चाहो इसकी तो कौन कुछ नहीं कर रहा, I कुछ नहीं कर रहा, तो I की इक्वेशन तो स्टैंडर्ड, और वोल्टेज इक्वेशन लिखना चाहे तो V बराबर, वोल्टेज क्या कर रहा है लैग बिहाइंड, तो माइनस के π/2 रेडियन। देखो किसी की इक्वेशन मैच नहीं करेगी, देखो वोल्टेज की इक्वेशन इसमें देखो अलग है और इसमें भी अलग है, देखो यहाँ माइनस के π/2 है, यहाँ प्लस π/2 है, मैच नहीं कर रहे हैं, कोई भी इक्वेशन मैच नहीं करेंगे। जैसे इसकी दो इक्वेशन ये हैं इस लाइन की,
और इस लाइन की दो इक्वेशन अलग है, और इसकी ये ए वाली भी किसी से मैच नहीं करेगी, राइट। आपको तो ये जब लाइन होती है तो इस इक्वेशन से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा सर्किट है। क्लियर है? तो आपको ये लाइन याद रखनी है बेटा, ये, और इन्हीं लाइनों को प्रूव करने की कहता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं जानते हो? एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली आर, तो प्रूव करके दिखाइए वी और आई सेम फेज में, एक डेरिवेशन हो गया। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एल, तो प्रूव करके दिखाइए वी लीड करता है आई से बाई फेज बाई टू, ये या फिर ये वाली लाइन, इन दोनों में से कोई भी एक लाइन प्रूव कर दें तो दूसरी लाइन और करके लिख देते हैं, बस केवल प्रूफ नहीं करना है, एक लाइन प्रूव करनी, कोई सी भी। क्लियर है? तो ये दोनों में से कोई एक लाइन प्रूव करनी है। ऐसे इसकी भी दो लाइन बनेंगी, तो दोनों लाइनों में से हम इसमें एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, तो ये लाइन प्रूव करके दिखानी है। और ये लाइन ही ये एक तरह का फॉर्मूला है, इसके बिना आगे आपको एक भी डेरिवेशन नहीं आएगा, मैं श्योर कह सकता हूँ। तो इनके डेरिवेशन पर ध्यान देते हैं आप, ठीक है। और ये लाइन को जैसे मैंने बताया डायरेक्टली, जैसे मैंने ये याद किया है, ऐसे आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। इन्हें प्रूव भी कर सकते हैं, तो प्रूव कैसे करें जरा समझते हैं। और यहीं से आपको जब ये वाले पॉइंट आपको आ जाएंगे तभी आप इंपीडेंस निकाल पाओगे, एलआर सर्किट का, सीआर का, मतलब कंबाइंड वाले का। जब दो लग रहे हो, तीन लग रहे हो एलिमेंट, तो आप इंपीडेंस फाइंड आउट कर पाओगे और बहुत कुछ कर पाओगे, है ना। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखो इसके ये तीन डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम आपके 3 डेरिवेशन कराएंगे और इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं वो समझाएंगे, है ना। थैंक यू, आज के लिए।